Well children, this is S.K. Chaudhary. Today we will discuss a new lesson, that is Russian Revolution, the second chapter of your history book. तो सबसे पहले इस लेसन में रिवॉल्यूशन वर्ड लगा है। इससे पहले भी एक लेसन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन का जनरल कंसेप्शन यह है कि रिवॉल्यूशन मतलब जिसमें बहुत सारी एसिसिनेशन हो, अपोज से रिलेटेड फीलिंग हो, ये मतलब होता है। लेकिन जब डिटेल में बात करेंगे तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, रिवॉल्यूशन मीन्स जस्ट इन ऑर्डर टू चेंज द सिस्टम। जैसे यदि बात किया जाए वाइट रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो इस सब में मार काट या एसिसिनेशन रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट नहीं हुए, चूँकि ये नेचर से रिलेटेड चेंजेस थे। लेकिन इस चैप्टर में जो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें सिस्टम को चेंज करने के लिए, मोनार्की सिस्टम को चेंज करने के लिए तथा डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉमन मासेज ने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी किया, जिसमें बहुत लोग मारे भी गए थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि दुनिया में सबसे पहले पीजेंट्स और फार्मर्स से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन हुआ वो रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर देखा जा सकता है। जैसे फ्रांस में किंग को लुई कहा जाता था, उसी तरह रसिया में किंग को जार कहा जाता था। जार का स्पेलिंग होता है TSAR। जार जो मोनार्की सिस्टम का प्रतीक था, मोनार्की सिस्टम का सिंबल था। तो मोनार्की सिस्टम में होता क्या है कि सिटीजन को कोई भी राइट जनरली नहीं दिया जाता है। वहाँ पे डिस्पोटिज्म वाली सिस्टम होती है। मतलब ये कि जो भी डिसीजन होगा वो किंग के द्वारा लिया जाएगा। ये डिसीजन कॉमन मासेज को लाइक हो डिसलाइक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राजा को। सोसाइटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वोटिंग कास्ट करने से रिलेटेड, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे। तो सोसाइटी में जब डिससेटिस्फैक्ट्री कम्युनिटी का मैक्सिमम पॉपुलेशन होने लगता है, वैसे केस में हर सोसाइटी से कुछ कुछ लीडर उस सिस्टम को चेंज करने के लिए आते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन में भी 3 टाइप के पॉलिटिशियन इस प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए, वहाँ पे डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 टाइप के ग्रुप बने। इसमें पहला है लिबरल्स, दूसरा है रेडिकल्स और तीसरा है कंजर्वेटिव। तो तीनों के बारे में अलग अलग जानते हैं कि लिबरल्स कौन थे, उनका क्या नेचर था। तो लिबरल्स का थीम था कि वी शुड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। मतलब लिबरल्स जो है वो टॉलरेंस की बात करते थे। लिबरल्स के अंदर दूसरा भी है कि सम बाउंडेशन मस्ट बी ऑन मोनार्क। कुछ बाउंडेशन मोनार्की सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली यह फेवर करता था मोनार्की सिस्टम को ही। ये राइट फॉर सिटीजन्स की बात करते थे। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इनका ये भी कहना था कि कम्प्लीटली मोनार्की सिस्टम न होकर के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूलिंग सिस्टम चलना चाहिए। नेक्स्ट है ये फेवर में थे कि वेल डिसिप्लिन्ड एक सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी सिस्टम होना चाहिए।
और फाइनली ये भी कहते थे कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर जार। इसका मतलब है कि ये मोनार्की सिस्टम को फेवर करते थे। इसके बाद ये नो एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये वोट कराने के फेवर में नहीं थे। इनका ये कहना था कि वोटिंग का राइट केवल कुछ ऐसे तबके के लोगों को दिया जाना चाहिए जिनका अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, और वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल उनको स्वतंत्रता देने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि औरतों को कुछ ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाए। इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है वो है रेडिकल्स। रेडिकल्स लिबरल्स की बातों से एग्री नहीं करते थे। रेडिकल्स अपोज लिबरल्स। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग समझेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। ये वीमेन के लिए वोटिंग राइट का डिमांड करते थे। इसके बाद ये स्पेशल स्टेटस जो लैंडलॉर्ड को, नोबिलिटी कम्युनिटी को मिलता था, उसका अपोज करते थे। इसके बाद ये कुछ खास नोबिलिटी लोगों का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन मासेज में चाहते थे। तीसरा जो ग्रुप है वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव अपोज बोथ। कंजर्वेटिव जो थे वो दोनों की आइडियोलॉजी से डिसएग्री करते थे। मतलब लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों की जो आइडियोलॉजी थी उससे ये एग्री नहीं करते थे। ये चाहते थे कि स्लो प्रोसेस वुड क्रिएट चेंजेज। चेंजेज होने चाहिए सोसाइटी में, लेकिन उसका जो स्पीड है वो स्लोली होना चाहिए। इसके बाद हमने पिछले लेसन से फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था वो ये था कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ क्या कि न्यू इन्वेंशन हुए, न्यू मशीन, साइंस टेक्नोलॉजी ग्रो किया। इससे नई तरह की फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए गए। फैक्ट्री जब इस्टेब्लिश होगी तो वहाँ पे लेबरर्स की ज़रूरत होगी। लेबरर्स की ज़रूरत होगी तो उनके वर्किंग आवर्स कितने देर का होना चाहिए ये इंश्योर करना है। उनके वेजेस क्या होने चाहिए इनको इंश्योर करना है। तो उस समय जो कंडीशन था वो लेबरर्स का अच्छा कंडीशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्किंग आवर जो थे वो इंश्योर्ड नहीं थे कि कितने देर काम करना है। दूसरी बात, जो उसका वेजेज है, मजदूरी है, वो भी उसके काम के हिसाब से नहीं मिलता था। और इस तरह से, और ये तो शहर की बात हो गई। गांव की बात करें, विलेज की बात करें तो विलेज में ऐसा हुआ था कि विलेज में कामकाज कुछ मिल नहीं रहा था। इस वजह से लोगों का माइग्रेशन शहर की तरफ होने लगा था। शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने लगी थी, और शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई थी। और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के कारण बहुत सस्ते दरों पे, बहुत ही कम दामों पे मज़दूर वर्ग फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार थे। इससे क्या हुआ कि जब मज़दूरों को फैक्ट्री से एक अच्छी कमाई, अर्निंग नहीं होती थी, तो इससे उनके मन में राजा के प्रति, वहाँ के पावर के प्रति, वहाँ के किंग के प्रति असंतुष्टि हुई, और मजबूरन उन्हें
क्रांति करना पड़ा। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट बात अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।